वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कुछ होमवर्क था? नहीं था कुछ? ठीक है, चलो। yesterday I think we were discussing cost of equity। ठीक है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी के देयर आर मल्टीपल फॉर्मूलाज। लॉजिक क्या है? बिकॉज जब आप किसी इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट करते हो, आप ऐसा सर्टेनली बोल नहीं सकते कि आपको कितना रिटर्न मिलने वाला है या हाउ मच रिटर्न डू यू एक्सपेक्ट। तो इसमें देयर आर मल्टीपल फॉर्मूलाज ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच वी कैन डिसाइड कि हाँ बाबा, अगर एक कंपनी, हम लोग ऐसा असम्पशन लेते हैं कि एक कंपनी कांस्टेंट डिविडेंड्स पे करेगी परपेचुइटी, तो पहला हम लोगों ने कल फॉर्मूला पढ़ा था कौन सा? डिविडेंड प्राइस मॉडल, जो क्या था? कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज डी बाय पी इनटू 100, where D is dividend per share, P is price as on today. फिर what if the company does not pay dividend? In that case we looked at the second formula, earnings price approach। earning मतलब basically EPS। तो cost of equity is EPS divided by price into 100। बस difference क्या है? earning में E आता है, dividend में DPS आता है। That's it। This formula is to be used when the company does not declare what? dividend। तो ये basic formulas थे। अब जो आपके एग्जाम में मेजरली टेस्ट होता है, वो दोनों टेस्ट नहीं होते। टेस्ट होते हैं ये वाला और ये वाला। There are two models which the institute loves to test in the examination. One is capital asset pricing model, which will come at a later point of time. The next which we are going to tackle is growth approach, which is named after Gordon। Gordon करके एक है, उसने ये दिया था। ये बोलता क्या है? सबसे पहली बात, नाउ इफ यू लुक एट दिस, जो डिविडेंड प्राइस मॉडल हम लोग कल पढ़ा था, उसमें वी लुक दैट द डिविडेंड पर शेयर रिमेन्स कांस्टेंट फॉरएवर। मतलब अगर कंपनी ने आज 10 रुपए का डिविडेंड डिक्लेयर किया है, कंपनी परपेचुअली 10 रुपए का ही डिविडेंड डिक्लेयर करेगी। वो 10 का 11 नहीं होगा, वो 10 का 9 भी नहीं होगा। बट गॉर्डन ने बोला कि जरूरी नहीं है ना यार कि डिविडेंड कांस्टेंट रहना चाहिए। डिविडेंड्स कैन चेंज, डिविडेंड्स कैन ग्रो एट अ पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट। मैं बोलता हूं कि यार डिविडेंड ने आज 10 का दिया है, every year the company can grow the dividend by 3%, 4%, 5%, whatever the growth rate the company desires or the company can afford। तो इसलिए यहाँ पे इस अप्रोच का नाम है क्या? ग्रोथ अप्रोच। ये अज्यूम करता है कि आपके डिविडेंड्स, अर्निंग्स और शेयर प्राइस तीनों जो है वो ग्रो करेंगे एट अ कांस्टेंट रेट। परपेचुइटी के लिए आपका डिविडेंड कांस्टेंट नहीं रहेगा, परपेचुइटी के लिए आपका डिविडेंड एक कांस्टेंट ग्रोथ रेट पे ग्रो करेगा। मतलब अगर मैंने बोला कि कंपनी ने पास्ट में जो डिविडेंड पे किया है, पास्ट डिविडेंड लेने से कंपनी हैज पेड 10 रुपीज। नाउ गॉर्डन सेज दैट अज्यूम अ ग्रोथ रेट। मैं बोलता हूं ग्रोथ रेट इज 6%, इट मींस दैट डिविडेंड्स विल कंटिन्यूअसली ग्रो एट 6%। तो प्लीज फर्स्ट ईयर का डिविडेंड क्या होगा? पास्ट डिविडेंड हो गया 10 रुपए का। ये पास्ट डिविडेंड मतलब क्या? डिविडेंड विच इज ऑलरेडी डिक्लेयर्ड, उसको अपन बोलते हैं D0। ये डिविडेंड पे हो चुका है। अब अगले साल D1 कितना डिविडेंड पे होगा? 10 प्लस 6%, बोलो कितना है? 10.6। सेकेंड ईयर D2 10.6 विल अगेन ग्रो बाय 6%। टेल मी कितना है वो? 11.226। D3 this will again grow by how much? 6%. Tell me. 11.91016। Now this process will go on till what? Perpetuity। D4, D5, D6, D infinity तक जाएगा। अब it is not logical for us to calculate, खत्म ही नहीं होगा, it is never ending। तो इसीलिए आपने CMA फाउंडेशन में एक कंसेप्ट पढ़ा था, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी विद ग्रोथ। मतलब अगर मैं बोलता हूं कि मैंने आज डिविडेंड पे किया 10 रुपए का, और मैं बोलता हूं ये डिविडेंड को ग्रो करने दो एट 6% एवरी ईयर, तो देयर इज अ फॉर्मूला व्हिच गिव्स मी कि भाई इन सारे डिविडेंड्स का आज के इसमें वैल्यू कितना होगा। तो इसलिए यहां पे आपको ये मिलता है। इफ यू सी के का जो हमने पुराना फॉर्मूला पढ़ा था वो क्या था? के वाज डी बाय पी, ओरिजिनल फॉर्मूला। नया फॉर्मूला क्या है? के इज इक्वल्स टू D1। D1 मतलब क्या? नेक्स्ट डिविडेंड। नेक्स्ट डिविडेंड मतलब आपने पिछले साल 10 का डिविडेंड पे किया है, अगले साल कितना डिविडेंड पे करने वाले हो आप? द आंसर इज 10.6 इन आवर एग्जांपल। P0 मतलब प्राइस एज ऑन टुडे।
प्लस ग्रोथ रेट। तो के एज पर ग्रोथ मॉडल इज D1 डिवाइड बाय P0 प्लस व्हाट G। D1 का मतलब क्या होता है? D1 इज द नेक्स्ट एक्सपेक्टेड डिविडेंड, मतलब अगले साल आप कितना डिविडेंड पे करने का सोच रहे हो। P0 इज द करेंट मार्केट प्राइस, प्राइस आज का लेंगे बट डिविडेंड अगले साल का लेना है। कांस्टेंट ग्रोथ रेट ऑफ डिविडेंड स्टैंड्स फॉर व्हाट G। तो अगर मैं आपको बोलूं, इफ आई जस्ट ट्राई टू टेल यू कि in 2025 X Limited paid a dividend of 10 rupees. X Limited paid a dividend of what? 10 rupees. The dividends are expected to grow at the rate of 5% perpetually. 5% perpetually. The price of share today is rupees 150. Calculate cost of equity. Calculate cost of equity. You will find a similar line when you will solve the questions. कैलकुलेट करेंगे साथ में, डोंट वरी। ठीक है, लिखा आपने क्वेश्चन। अंडरस्टैंड सम थिंग्स। पेड डिविडेंड ऑफ 10 रुपीज, ये 10 रुपए आज पे किया है या एक साल बाद पे करने वाला? प्लीज अंडरस्टैंड द लैंग्वेज। इट इज पेड, मतलब ये पे करके हो चुका है, तो ये रहेगा अपना D0। दिस विल बी D0 व्हिच इज ऑलरेडी पेड। ग्रोथ कितना दिया है आपका? तो G इज इक्वल टू 5%, एंड जो अपने को P0 चाहिए, मतलब प्राइस एज ऑन टुडे, वो कितना दे रखा है? 150। तो सर जब जब क्वेश्चन में ना ग्रोथ दिया रहेगा ना, तब तब आपको आइडेंटिफाई करना है कि भाई यहां पे बोल रहे हैं गॉर्डन का फॉर्मूला यूज करना है ग्रोथ वाला। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल्स टू D1 divided by P0 plus G। Now there are some arithmetics which you have to understand। जिस आप मल्टीप्लाई करोगे 100 से ऑब्वियसली गेट इन परसेंटेज। क्या arithmetic से समझ लेना। D1 सबसे पहले D1, सर कैसे? D1 का मतलब क्या? अगले साल का डिविडेंड। D0 अलग है, D1 अलग है, प्लीज अंडरस्टैंड। तो D1 इज D0 इंटू 1 प्लस G। मतलब D0 को आप क्या कीजिएगा, ये जो 10 रुपए का डिविडेंड है, ये आप 5% से ग्रो करो। सो इफ आई लुक दैट D0 इज 10 रुपीज, ग्रोथ कितना है? देख, जब भी अपने इक्वेशन में 1 प्लस आर वगैरह आता था, हम आर हमेशा डेसिमल में लेते हैं कि नहीं? तो ये भी वही है, इट इज 1 प्लस आर इटसेल्फ। तो ग्रोथ हैज टू बी इन व्हाट? डेसिमल्स। तो क्या हो जाएगा ये? 1.05। तो सर ये कितना होगा अपना? वो कितना होगा? 10 इंटू 1.05, 10.5। सी इसका एक शॉर्टकट था, आप 10 प्लस 5% करो, वही आंसर आएगा। बट मैंने ये फॉर्मूला क्यों लिखाया? बिकॉज होगा क्या, आई जस्ट टेल यू वन थिंग। अगर मैं ऐसे बोलता कि सर D1 इज इक्वल्स टू D0 प्लस G, कोई दिक्कत की बात नहीं है। D0 इज 10, ग्रोथ इज 5%, आई कैलकुलेटेड 10 प्लस 5% करके आंसर निकलेगा क्या? 10.5। करेक्ट है, ठीक है। बट कभी कभी एमसीक्यू में क्या हो सकता है, मैं आपको बताता हूं। एमसीक्यू में क्या होगा, वो आपको D1 बोलेगा 11.50, D0 नहीं, D1 बोलेगा 11.50, वो बोलेगा ग्रोथ इज 5%, और वो बोलेगा D0 कैलकुलेट करने के लिए। अब पहली गलती जो होती है, जिसकी वजह से मैंने फॉर्मूला ऐसे लिखा है ना कि ऐसे,
बच्चे 11.5 माइनस 5% करते हैं। रॉन्ग है ये। क्यों? बिकॉज ये 5% जो ग्रोथ लेना है ना आपको, वो D1 का नहीं लेना है, D0 का 5% लेना है आपने। तो जो आप ये कर रहे हो D0 प्लस डी, अब कैलकुलेटर का बाय डिफॉल्ट क्या होता है, जब आप 10 प्लस 5% करते हो 5% 10 का ही लेता है। बट जब आप कैलकुलेटर पर 11.5 माइनस 5% करते हो ना, ये 5% वो 11.5 का लेता है, अपने को 11.5 का चाहिए नहीं, अपने को चाहिए D0 का। तो इसलिए अपने को क्या करना पड़ेगा, अपने को फिर से ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, D0 into 1 plus D is equals to D1, D0 into 1.05 is equals to 11.5, तो D0 is 11.5 divided by 1.05 कितना होता है बोलोगे प्लीज? 10.95। प्लीज चेक, यही है। वही आप 11.5 माइनस 5% करो, 11.5 माइनस 5% जो गलत है, 92 जो है वो गलत है, इट इज एक्चुअली 10.95। इसीलिए मैंने क्या किया, मैंने आपको डायरेक्टली नहीं बोला कि यार डायरेक्टली 5% ऐड करो, मैंने बोला स्टिक टू दिस पर्टिकुलर थिंग, ताकि उल्टा पुल्टा कुछ आप गलत ले जाओ। ठीक है, नेक्स्ट। अब आपने को अल्टीमेटली के ही चाहिए। D1 कितना है आपका 10.5 डिवाइडेड बाय T0 कितना दिया था क्वेश्चन में 150। एंड वन मोर थिंग, जब आप यहां पे ग्रोथ ऐड करोगे ना, उसको भी डेसिमल में रखना प्लीज। आई एम नॉट राइटिंग 5, आई एम राइटिंग 0.05, दिस होल थिंग आई मल्टीप्लाई बाय 100। अब बोर्डमास के हिसाब से पहले आप ये सॉल्व करेंगे, उसमें 0.05 ऐड करेंगे। टेल मी के कितना आ रहा है आपका टोटल फाइनल आंसर? एग्जैक्ट 12% is the cost of equity. Moral of the story, some points which you have to remember, चेक करना जो डिविडेंड क्वेश्चन में दे रखा है वो D0 है या D1 है। मैं एक छोटा चेंज करता हूं, क्या इन 2025 एक्स लिमिटेड पेड के बदले इस प्लानिंग टू पे, क्या बोला मैंने, पेड के बदले में वर्ड कर रहा हूं, इस प्लानिंग टू पे अ डिविडेंड ऑफ 10 रुपीज। प्लानिंग मतलब ये फ्यूचरिस्टिक है, मतलब ये उस केस में 10 रुपए आपका D0 नहीं D1 हो जाए। तो डिपेंडिंग ऑन द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये D0 दिया है क्वेश्चन में या D1 दिया है। इंस्टीट्यूट जानबूझ के इसमें ही एम्बिग्युइटी क्रिएट करता है कि सर ये D1 है कि D0 है। तो हाउ विल यू अंडरस्टैंड? ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। अगर वर्ड है हैज पेड, हिस्टोरिकली पेड, ये सब कुछ है, तो आप पकड़ोगे D0। बट इफ द वर्ड्स आर प्लानिंग टू पे, contemplating, speculating, deciding, उस सब केस में जो डिविडेंड दे रखा है वो ऑलरेडी D1 है, उसमें दोबारा से आप ग्रोथ ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट, ये हमने कल एक क्वेश्चन में देख लिया था कि ऐसा हो सकता है कि आपको क्वेश्चन में फ्लोटेशन कॉस्ट दे रखा हो। कल का अगर आपको क्वेश्चन याद आ रहा है जो हम लोग लास्ट क्वेश्चन किया था, ये वाला क्वेश्चन नंबर 18 वाला, इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें बोला था कि शेयर्स को इश्यू किया गया है 200 रुपए के प्रीमियम पे, तो इश्यू प्राइस 110, फ्लोटेशन कॉस्ट दे रखा था हम लोगों को। तो हमने क्या किया, ये इश्यू प्राइस में से फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस करके नेट प्रोसीड्स निकाला। सेम लॉजिक, अगर क्वेश्चन में फ्लोटेशन कॉस्ट दिया हो तो नीचे का जो P0 है या नेट प्रोसीड्स है वो आप क्या लेंगे, फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस करके लेंगे, जो हम कब से कर रहे हैं, कब से डेट से हम लोग ये करते आ रहे हैं प्रैक्टिस। सो दैट इज नॉट अ न्यू पॉइंट, बट ठीक है मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आप फॉर्मूला इग्नोर कर सकते हो। अल्टीमेटली ये जो है वो वही आता है नेट प्रोसीड्स का, यू कैन इग्नोर द फॉर्मूला, इट्स द सेम। तो ये होता है आपका गॉर्डन का ग्रोथ अप्रोच। ठीक है, देयर आर सम 2 to 3 कांसेप्ट क्वेश्चंस ऑन दिस, आई सपोज, तो वो एक बार देख लेते हैं, देन अपन थोड़ा आगे जाते हैं। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 21, लुक एट क्वेश्चन नंबर 21 प्लीज। XYZ company's share is currently quoted in the market at 20 rupees. ये 20 rupees क्या है? This is not D0, this is P0.
कंपनीज शेयर इज करेंटली कोटेड इन द मार्केट, मार्केट प्राइस दे रखा है आपको, ये करेंटली कोटेड इन द मार्केट एट 20 रुपीज, दिस इज मार्केट प्राइस गिवन टू यू विच इज P0. The company pays a dividend of 2 rupee per share and the investors expect growth at the rate of 5% per year. तो G आपको दे रखा है. The biggest ambiguity is सर 2 रुपए D0 ले या D1 ले, आपके हिसाब से क्या रहना चाहिए? This has to be D0 because the word is the company pays a dividend, is not planning to pay. कंपनी ने पे करने वाली है, तो ये जो है this is your D0. You are required to calculate cost of equity capital to the company. So write down question number 21, page is 27. लिखो question number 21, page 27. तो पहला रिक्वायरमेंट है कॉस्ट ऑफ इक्विटी, इट इज D1 डिवाइडेड बाय P0 प्लस G इंटू 100. D0 कितना दिया है आपको? 2 रुपए का. ग्रोथ इज हाउ मच? 5%, which will rise 0.05 eventually. D1 is D0 into 1 plus G. D0 is 2 into 1 plus G is 1.05. तो D1 आपका आ जाएगा कितना? 2.10 is your D1. तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज D1 2.10, P0 कितना है? 20 rupees, and don't forget to take G in decimal, 0.05 into 100. 15.5% is the cost of equity. Please check. I have 15.5. नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है नेक्स्ट पार्ट में कि, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट, द सेकेंड पार्ट पर्टिकुलरली इज इंपॉर्टेंट, द मार्केट प्राइस पर शेयर. रिक्वायरमेंट कॉस्ट ऑफ इक्विटी नहीं, रिक्वायरमेंट क्या है? मार्केट प्राइस पर शेयर इफ द एंटिसिपेटेड ग्रोथ रेट ऑफ डिविडेंड इज 7%. मतलब अगर ये 5% के बदले 7% हो गया तो मार्केट प्राइस मतलब P0 कितना होगा? अब उस केस में आप फिर से यही फॉर्मूला पे आएंगे. कौन सा? फर्स्ट अंडरस्टैंड, देन आई गिव यू टाइम टू राइट. We'll again come back to this formula, that is cost of equity is D1 divided by P0 plus G. अपने को रिक्वायरमेंट क्या है? करंट मार्केट प्राइस, मतलब मुझे ये P0 चाहिए. यहाँ पे कितना है? आई वॉन्ट दिस P0. सबसे पहले बात करेंगे D1 की. D1 is expected dividend in the future. Formula was D0 into 1 plus G. D0 तो 2 का 2 ही रहेगा जो दिया था क्वेश्चन में. अब ग्रोथ कितना लेंगे आप? अब 7% का ग्रोथ लोगे तो यहाँ पे D1 कितना आएगा? 2.14 D1 आएगा. तो सर D1 है 2.14, ग्रोथ है 7%, चाहिए P0. बट सर अपने को मालूम है कि अगर सॉल्व करना है P0 के लिए तो ये वाले मालूम होना चाहिए, ये मालूम होना चाहिए और ये भी मालूम होना चाहिए, तब जाके हम लोग P0 निकाल सकते हैं. If we have 4 variables in the formula, we should know 3 variables to get the fourth one. तो सर P0 निकालने तो क्लियर है, बट K का क्या करें? K इधर जो आपने ऊपर निकाला है ना, आपको ये यूज करना पड़ेगा. चॉइस ही नहीं है, चॉइस ही नहीं है, तो आंसर आएगा ही नहीं कभी भी आपका. तो इसलिए क्या होगा? अभी मैं बोलूंगा कि यार 15.50 is equals to 2.14 divided by P0 plus 0.07 लूंगा मैं, the whole thing multiplied by what? 100. Now if you miss on this 100 ना, you will go miserably wrong. आप पूरा गलत जाओगे अगर आप ये 100 मिस करोगे तो. हाँ सर, दूसरा चॉइस क्या है? प्लीज पे अटेंशन. अगर आपने 100 भूल गए तो ये 15.5 को ऐसा रखना, 0.155 लिखना. अपन इनपुट क्यों करते हैं? टू कन्वर्ट डेसिमल इनटू व्हाट? परसेंटेज. 15.5 इज परसेंटेज फॉर्म ना. तो अगर आप ये 100 को भूलना चाहते हो, अगर आप ये 100 को नहीं चाहते यहाँ पे आए, तो यहाँ पे आप क्या लेना? 0.155. अल्टीमेटली अपन सॉल्व करेंगे, ये 100 को नीचे ही भेजने वाले हैं अपन, तो 0.155 होने वाला है.
तो 15.50 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल्स टू 2.14 डिवाइडेड बाय P0 प्लस 0.07। तो ये हो जाएगा आपका 0.155 और 0.07 उधर जाएगा, माइनस 0.07 इज इक्वल्स टू 2.14 डिवाइडेड बाय P0। तो ये कितना था बोलो, 0.155 माइनस 0.07, 0.085 is equals to 2.14 divided by P0. Therefore, P0 is 2.14 divided by 0.085. Tell me price कितना आता है? 25.176. 25.176 is the price of the share. ठीक है, समझा? सेकंड पार्ट समझा क्या कि सेकंड पार्ट में अगर हमको P0 चाहिए तो वी मस्ट एंश्योर वी नो एटलीस्ट 3 वेरिएबल्स। 4 का फॉर्मूला है, तो पहले अगर 3 मालूम तो चौथा निकलेगा। D1 मालूम था, G मालूम था, K के लिए क्या किया, चॉइस नहीं था, ऊपर का K एज इट इज ले लिया। ठीक है, इज दिस क्लियर टू यू? वी गो अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी 22 एक सेकंड, 23 CAPM चालू हो गया, 24 न 25, अच्छा ये सब CAPM के चलो। ठीक है, अब एक चीज सुन लेना यहां पे। अब तक जो मैंने एक क्वेश्चन लिखा के दिया या फिर जो क्वेश्चन हमने यहां पे किया, ये दे रखा था क्या, ग्रोथ। बट सर एक ग्रोथ आया किधर से? D1 समझा, P0 समझा, ग्रोथ किधर से आता है? तो ग्रोथ के दो फॉर्मूलाज हैं। There are two approaches in estimating growth rate. Methods of estimating what? Growth rate. एक फॉर्मूला देख के डरो मत, इट्स अ वेरी सिंपल फॉर्मूला। एक मेथड जो ग्रोथ का है, अब देखो एक सिंपल आपको चीज बताता हूं। दो 2020, 2021, 2022, 2023 और 2024, ये पास्ट डेटा आपके पास है 5 सालों का। 2020 में जो डिविडेंड डिक्लेयर किया था कंपनी ने, वो था 10 रुपए, ये था 12 रुपए, ये था 16 रुपए, ये था 25 रुपए और ये था 30 रुपए। मतलब 2020 से 2024 में आपका डिविडेंड 10 से कितना हो गया है, 30 हो चुका है। टेल मी 2020 से 2024 गैप कितना है? गैप कितना है? कितने सालों का गैप है? गुड, 4 सालों का। 5 साल मत बोलना। क्यों सर 5 साल क्यों नहीं? आपने तो लिखा 1 2 3 4 5। अरे डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड एट द एंड ऑफ द ईयर, तो 2020 का एंड, आपको हर साल का अगर एंड लेना है तो 2020 आपको इग्नोर करना पड़ेगा और बचे आपके फर्दर 4 इयर्स। इन वेरी सिंपल वर्ड्स, दोनों का गैप 4 साल। तो अगर आपको डेटा 6 साल का दिया हो ऐसा, तो नंबर ऑफ इयर्स रहेंगे 5, 5 साल का डेटा दिया है, नंबर ऑफ इयर्स रहेंगे 4। तो मैं बोल रहा हूं कि यार 4 सालों में 10 रुपए का डिविडेंड कितना हो गया है? 30 हो गया है। इन 4 years the dividend of 10 rupees has become how much? 30। इसको मैं बोलना चाहता हूं प्रेजेंट वैल्यू, इसको मैं बोलना चाहता हूं फ्यूचर वैल्यू। आपके पास पीवी है, एफवी है, आपके पास साल कितने हैं? 4। आपको निकालना है रेट, जिस रेट पे ये 10 30 हुआ है। तो ये फॉर्मूला ऑलरेडी हम लोगों ने किया में बोला था। ये इसके लिए 2 फॉर्मूला, एक डिस्काउंटिंग वाला जो आपने कहा था वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड में, दूसरा अगर आपको याद है तो ये फॉर्मूला याद रखो, एफवी इज इक्वल्स टू पीवी इंटू 1 प्लस आर रेज टू व्हाट? एन। एफवी कितना है? 30। पीवी कितना है? 10। रेट मतलब ग्रोथ रेट, वही आपको निकालना है। आपको वो आर मालूम नहीं है, when the n is 4 years। तो आप क्या करेंगे, अब 30 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल्स टू 1 प्लस आर रेज टू 4।
और प्लीज पे अटेंशन, दो चीजें सुन लेना प्लीज। 30 डिवाइड बाई 10 कितना होता है? 3 ना। 3 is equals to 1 plus r raised to 4. Now this is mathematics, you have to understand कि अगर मुझे ये साइड पे कुछ चाहिए तो यहाँ पे रेस टू 4 है, बट रेस टू 4 का नंबर क्या है मालूम नहीं है, तो ये 4 मुझे यहाँ पे शिफ्ट करना पड़ेगा। बट सुन लेना, जब वो 4 वहां पे शिफ्ट होगा वो रेस टू 4 नहीं होगा, वो होगा रेस टू -4 इज इक्वल्स टू 1 प्लस r। बट यार एनी नंबर रेस टू माइनस डिफरेंट नंबर इज नथिंग बट दैट रूट ऑफ द नंबर। मतलब क्या, अगर आप 3 का 4th रूट निकालोगे तो इन दोनों का मतलब सेम होता है। 3 raised to -4 is nothing but the 4th root of 3. तो 4th root of 3 is equals to 1 plus r. बट सर ये निकाले कैसे? क्योंकि अपने कैलकुलेटर पे स्क्वायर रूट निकलता है, अपने कैलकुलेटर पे 4th रूट भी निकलेगा। आप 3 लो, नहीं 3 लो कैलकुलेटर पे, स्क्वायर रूट बटन 2 टाइम्स, कितना नंबर? 316 इज इक्वल्स टू 1 प्लस आर। आपके कैलकुलेटर पे लिख लेना कहीं पे, स्क्वायर रूट निकलता है कैसे? एक बार दबाने से। 4th रूट निकलेगा 2 बार दबाने से। 8th रूट निकलेगा 3 बार दबाने से। 16th रूट निकलेगा 4 बार दबाने से। बट अपने को 16th में अपने को 2 4 8 तक ही सीमित रहना है। हाँ, बट if number of years is 3 5 6 ऐसे कुछ गंदे गंदे है तो स्क्वायर रूट बटन 12 टाइम्स -1 डिवाइडेड बाय द नंबर +1 इंटू इक्वल टू दिखाऊंगा, डोंट वरी, डरो मत। तो अब फिलहाल के देखेंगे तो 4th रूट निकल जाएगा 2 बार स्क्वायर दबाने से। 1.3160 -1 इज इक्वल्स टू r। तो 0.3160 इज इक्वल्स टू r, मतलब आपका ग्रोथ रेट जो है वो 31.6% है। तो आपका g ऐसे आता है कितना? 31.6%। दिस इज द फर्स्ट मेथड जहां पे हम फॉर्मूला कौन सा यूज कर रहे हैं? FV इज इक्वल्स टू PV इंटू 1 प्लस r रेस टू n, where n is the gap between the 2 years. Earliest year, latest year. Earliest year was 2020, latest year is 2024. दोनों में गैप कितना है? 4 साल का। तो उस बेसिस पे हमने निकाला कि आपका अगर 10 रुपए 30 हुआ है तो वो कौन से रेट पे इंक्रीज हुआ है? दैट रेट इज 31.60। इज दिस क्लियर टू यू? ठीक है, लिखा आपने ये? नहीं लिखा तो लिख सकते आप, आई गिव यू टाइम। आप हेडिंग क्या दे सकते हो? हेडिंग आप देख सकते हो कि एवरेज मेथड टू एस्टिमेट ग्रोथ, एवरेज मेथड टू एस्टिमेट ग्रोथ। और चीज लिख लेना, अभी भी लिख लेना कि आपके कैलकुलेटर पे स्क्वायर रूट या सेकेंड रूट मिलेगा बाय प्रेसिंग दिस 1 टाइम, 4th रूट बाय प्रेसिंग दिस बटन 2 टाइम्स, 8th रूट बाय प्रेसिंग दिस बटन 3 टाइम्स। उसके ज्यादा नहीं जाएगा, पूछेंगे नहीं वो क्वेश्चन एग्जाम में। पर आपको एक और चीज समझना है कि अगर यह रेस टू 4 है या रेस टू कोई भी नंबर है, जब वो दूसरे साइड में जाएगा ना वो रूट के अंदर चला जाएगा, जो भी उसका नंबर रहेगा उतना रूट। सर व्हाट इफ द n is 5 years, लिख के देता हूं, गंदा है, हिट दैट, बट ठीक है।
कुछ नहीं कर सकता। अपने इसमें साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। साइंटिफिक कैलकुलेटर्स पे आराम से निकलता है, 2 सेकंड में निकलता है आंसर। सीएफए में अलाउड है वो, फाइनल तक। दर्द लिखा, डन, लिख लो। व्हाट इफ n is, what if the n, जो आप ऊपर का n ले रहे हो, what if the n is other than 2 4 8 16 डॉट 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 डॉट। मतलब अगर इन ये सीरीज छोड़ के अगर कुछ भी गंदा सीरीज आया तो उस केस में अपन निकालेंगे कैसे रूट। स्टेप 1, टेक द नंबर। अब फॉर एग्जांपल अगर यहां पे आपको फिफ्थ रूट निकालना तरीका, यहां पे इफ यू हैड टू कैलकुलेट फिफ्थ रूट ऑफ 3, तो आप नंबर कौन सा लेंगे, 3 लेंगे पहले, जिसका आपको फिफ्थ रूट निकालना है वो। टेक द नंबर whose root, अरे यार, टेक द नंबर whose root you want to calculate. Step 2, press square root 12 times. Press square root button 12 times. Step 3, -1. Step 3, जो आपका नंबर है बार बार दबाने से उसको -1 करो। Step 4, डिवाइड बाय द nth रूट। आपको जो भी रूट चाहिए, फिफ्थ रूट, सिक्स्थ रूट, सेवेंथ रूट, नाइन्थ रूट, वो नंबर जो है उसे डिवाइड करो। मतलब अगर मेरे को यहाँ पे चाहिए फिफ्थ रूट, आई विल डिवाइड -1 करने के बाद मैं डिवाइड करूंगा 5 से। स्टेप 5, +1। वो प्लीज सर -1 +1 0 होता है, सत्य स्टेप मिस करे ऐसा मत बोलना, मिस नहीं कर सकते। स्टेप 6, इंटू इक्वल टू बोथ, इसलिए मैंने दोनों को डाला है। इंटू इक्वल टू बोथ, प्रेस 12 टाइम्स, फिर आपको आंसर मिलेगा। अगर आपने कोई स्टेप गलत कर दिया, गयो 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 गयो, पहले माइनस करके प्लस किया, गयो। शांति से ट्राई दिस, ट्राई फिफ्थ रूट ऑफ 3। कितना नक्की सगळं स्टेप करून ना 1 पॉइंट, ठीक है। अब जो नंबर है कैलकुलेटर पे रखो, वैसे ही रखो। आपको उस नंबर का रेस टू 5 करना है। रुको रुको रुको, वो थम 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 थम, रेस टू 5 का मैंने क्या बोला था, इनटू एक बार और 5 बार नहीं, आपको 4 बार इक्वल टू प्रेस करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे नंबर है 5, तो एक कम इक्वल टू, इनटू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू, 3 आया, फिर ठीक है, फिर ठीक है।
moral of the story, if the n is odd number, I'll give you one more question, आप वो खुद करना. वाओ, देखो, look at this question. बाद में सब कुछ अपन बाद में क्वेश्चन बाद पढ़ेंगे, पहले आपको ना डिविडेंड का हिस्ट्री दे रखा है. डिविडेंड्स पर शेयर का आपको हिस्ट्री दे रखा है 18, 19, 20 और 21. आपको सबसे पहले क्या कर रहे हैं कि 7 का 11 हुआ है, तो 7 हो गया आपका प्रेजेंट वैल्यू, 11 हो गया आपका फ्यूचर वैल्यू. गैप इन तीनों में कितने साल का है? 3 years. तो एन इज 3 करते बैठो. 3 का नंबर आपके इस पे डायरेक्ट नहीं मिलेगा, इंटू इक्वल टू कर लो. FV is 11, PV is 7, 1 plus R raised to 3. Enjoy. So class number को divide 12 का square root करनी. Go ahead. ऐसा बात है ना. This is 1.162. Okay. Please take 11 by 7 का क्यूब रूट 1.162 आ रहा है क्या? कितने से? तो 1.162 is equals to 1 plus R. So what is the value of R? 0.162, which I can say 16.2%. Try. I have scientific calculator, I can try on that. मेरा डिग्री हो गया है, तुम्हारा देखो. Yes, answer is 1.162. डन है. तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में आप देखोगे, अभी क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन फिर से. आया आंसर? किसी का नहीं आया? आया है ना? नक्की. यूजिंग द डिविडेंड ग्रोथ मॉडल, कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ इक्विटी when you have the following information. Equity share capital, shares of ₹10 each. Okay, आपको इक्विटी शेयर कैपिटल दिया नहीं है, ठीक है, छोड़ देना. अर्निंग्स फॉर 2021, ठीक है. करंट मार्केट प्राइस मतलब क्या दिया है आपको? P0 दे रखा है. आपको कौन से फॉर्मूला यूज करना है? डिविडेंड ग्रोथ मॉडल. क्वेश्चन ही बोल रहा है आपका एक्सप्लिसिटली. द फॉर्मूला यू हैव टू अप्लाई इज K इज इक्वल्स टू D1 अपॉन P0 प्लस व्हाट? G. तो सर सबसे पहले ये इंफॉर्मेशन के बेसिस के ऊपर हमने G निकाला कितना? 16.2. वी हैव G, वी हैव P0, D1. माय क्वेश्चन टू यू इज D1 का मतलब क्या? नेक्स्ट एक्सपेक्टेड डिविडेंड. ये 18, 19, 20, 21, क्या ये सब डिविडेंड पेड है? हाँ कि ना? इन सब में लेटेस्ट डिविडेंड कौन सा है? तो जो भी आप, जब भी क्वेश्चन आपको ऐसा इंफॉर्मेशन देगा, तो जो भी लेटेस्ट डिविडेंड रहेगा वो रहेगा आपका D0.
So this 11 is not D1. 11 is paid, recently paid, and therefore this 11 is D0. Understand this? तो अगर आपको बोला कि D0 11 है, तो D1 आप कैसे निकालोगे? D0 into 1 plus D. D0 is 11, 1.162. 11 into 1.162 कितना है? 2 SMS 12.78. तो D1 आपका क्या है? 12.78. अब आप क्या करोगे? अब आप KE का फॉर्मूला निकालोगे. सर KE में D1 चाहिए 12.78, प्राइस चाहिए 60 रुपीज, ग्रोथ 0.162, and then you multiply this whole thing by 100. Let me know cost of equity कितना है. $30 37.5%. It is your KE. Is it done? आ गया ये 37.50. This is your cost of equity, and therefore you'll mark this question as important. Question 22 आप इसको important mark करोगे. Chances that this question forms part of a bigger 7-mark question is bit less because बहुत हो जाएगा रे. आप पहले ग्रोथ निकालो फिर KE निकालो. ऐसा नहीं कि पूछ नहीं सकते, पूछ जरूर सकते हैं. चांसेस कम है, जीरो नहीं है, कम है, बट डेफिनेटली आपको वो ग्रोथ रेट निकालने के लिए एमसीक्यू तो दे सकता है कि भाई ये इंफॉर्मेशन है, एमसीक्यू बनाएगा ग्रोथ निकाल. तो ये पहला मेथड है आपका जहां पे आप ग्रोथ निकालते हो ऑन द बेसिस ऑफ द हिस्टोरिकल डिविडेंड पेड, लेटेस्ट डिविडेंड दैट इज 11, अर्लीस्ट डिविडेंड दैट इज 7. तो 7 से 11 3 साल में अगर वो बना है तो कौन से रेट पे ग्रो किया रहेगा? दैट रेट इज नथिंग बट द ग्रोथ. इज दिस क्लियर टू यू? ये जी क्यों निकालते हैं अपन? बिकॉज ये फॉर्मूला में यूज करना है इसलिए. बट ये हो गया पहला मेथड. वन मोर मेथड विच इज अ फॉर्मूला बेस्ड मेथड. ये वही है. तो अगर देखो ये फॉर्मूला कुछ नहीं है, आप एक काम कर सकते हो, आपके बुक्स में ये फॉर्मूला को आप ऐसे लिख सकते हो, एफ वी इज इक्वल्स टू पीवी इंटू 1 प्लस आर रेस टू एन. एक काम करो ना, कर लो ना, क्या फर्क पड़ता है? इनफैक्ट ये तो सप्पा है. क्यों? गैप 1 से 5 का 4 रहेगा, वो दो बार स्क्वायर रूट बटन दबाने से आराम से मिल जाएगा आपको. I just want growth rate, nothing else. $20.02. Okay. क्या रहा आंसर? 20.02 to 24.89. ऑनलाइन वाले कुछ नहीं दे रहे आंसर. 4.15 डिवाइड बाय 2 अंडर रूट 4 करो.
हाँ, दोनों अंडर डबल है ना। मेरा आंसर 1.20 आ रहा है। क्या अगर 4.15 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू दादा दी आता जमना कर what happens if you do 4.15 divided by 2 on the calculator, मतलब आपने 4.5 लिया डिवाइड बाय 2 किया, अगर आप उधर ही डबल दबाएंगे ना तो वो क्या मालूम है क्या, ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है कैलकुलेटर पे। तो इक्वल टू दबाने के बाद अब दो बार क्या करो, अंडर रूट दबाओ, एंड देयरफॉर योर आंसर इज ग्रोथ इज 20.02%। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला इज वेरी सिंपल। ये जो ग्रोथ है इसका फॉर्मूला बहुत क्यूट है, G इज इक्वल्स टू बी इंटू आर, बस खत्म। बी क्या है, आर क्या है, वो तो बताओ, ये तो हो गया। व्हाट इज बी, व्हाट इज आर, बताता हूं। पहले आप लिखिए ना, ये सेकंड मेथड है ग्रोथ का। G is equals to B into R. This is the second method. G is equals to B into R. B is रिटेंशन रेशियो। B क्या होता है आपका, रिटेंशन रेशियो। सुनिए बस पहले क्या है, B is रिटेंशन रेशियो and R is rate of return on retained earnings. R is rate of return on retained earnings. वैसे आपने ईपीएस कमाया 10 रुपए का, ठीक है, 10 रुपए का आपने अर्निंग कमाया पर शेयर, उसमें से आपने 6 रुपए का डिविडेंड पे कर दिया। 10 रुपए का अर्निंग कमाया, 6 का डिविडेंड पे किया। टेल मी, आपने आपके अर्निंग्स का कितना परसेंटेज डिविडेंड दिया है, आपने आपके अर्निंग्स का कितना परसेंटेज डिविडेंड दिया है। द आंसर इज 60%। 10 का 60%, 6 रुपए का आपने क्या किया है, डिविडेंड पे किया है। 60% ऑफ अर्निंग इज गिवन एज व्हाट, डिविडेंड। अगर आपने 60% डिविडेंड दिया है तो आपने कितना आपके जेब में रखा है, रिटेन कितना किया है। रिटेन्ड अर्निंग्स का मतलब क्या, द प्रॉफिट्स विच आर नॉट पेड एज डिविडेंड। अब अगर 60% का ईपीएस हमने पे किया है तो 40% ऑफ ईपीएस इज रिटेन्ड। 40% ऑफ ईपीएस इज व्हाट, रिटेन्ड। एंड ये 40% जो है, इस 40% को अपन बोलते हैं रिटेंशन रेशियो। दिस 40% इज कॉल्ड एज रिटेंशन रेशियो, दैट इज योर बी। मतलब आउट ऑफ द टोटल अर्निंग्स, हाउ मच परसेंटेज ऑफ द अर्निंग्स यू हैव रिटेन्ड इज योर रिटेंशन रेशियो। अगर आप एक सिंपल चीज देखोगे, ये 60% कैसे निकाल रहे आपने, 6 डिवाइड बाय 10 इंटू 100 किया। 6 क्या था, डीपीएस डिवाइड बाय ईपीएस इंटू 100, ऐसे करके आपने 60% निकाला। मैंने 40% कैसे निकाला, 100 में से 60 हटाया। Therefore, B is equals to 100% minus DPS upon EPS into 100। क्या ये पॉइंट क्लियर है। अभी जो फॉर्मूला है ये वाला डीपीएस अपॉन ईपीएस इंटू 100, इसको अपन रेशियो बेसिस में फिर से पढ़ेंगे, बट अभी बता रहा हूं, ये फॉर्मूला को बोलते हैं डिविडेंड पे आउट रेशियो। दिस फॉर्मूला इज कॉल्ड एज व्हाट, डिविडेंड पे आउट रेशियो। डीपीएस अपॉन ईपीएस इंटू 100, इस रेशियो को आप बोलते हो डिविडेंड पे आउट रेशियो। मतलब आउट ऑफ योर अर्निंग्स how much percentage dividend is given is called as dividend payout ratio।
तो 100% माइनस डिविडेंड पे आउट रेशियो इज योर रिटेंशन रेशियो। मतलब कंपनी के पास 40% के प्रॉफिट्स अवेलेबल है खुद के पास। क्या कीजिएगा इतने धनराशि का, क्या करोगे 40% का आप जो आपने डिविडेंड पे नहीं किया है? व्हाट इज द यूज ऑफ दिस 40%? रिजर्व्स है, बट रिजर्व्स करते क्या हो आप? एक्सपेंशन के लिए यूज करते हैं। चाहे कुछ एक्सपेंशन नहीं करना, अगर खाली बैठा है तो बैंक में एफडी डाल, इन्वेस्टमेंट कर, जिधर करना है कर। बट अपन यहां पे लेते हैं एक्सपेंशन कि भाई हम 40% से क्या करेंगे? एक्सपेंशन करेंगे। तो हम इस 40% को ऐसे प्रोजेक्ट में डालेंगे जो अपने कुछ रिटर्न दे। अगर ये 40% का आप एक्सपेंशन में यूज करने वाले हो, डोंट यू थिंक ग्रोथ एंड एक्सपेंशन आर लिंक्ड टुगेदर? करेक्ट कि नहीं? ये 40% आप यूज कर रहे हो तो फंड्स हो गया। ये फंड्स के ऊपर जो आप रिटर्न कमाओगे वो डिटरमिन करेगा कि आप कितने तेजी से बढ़ रहे हो। इट इज नॉट इनफ दैट आई हैव मनी, दैट मनी आई एम इन्वेस्टिंग एट व्हाट रेट विल डिसाइड हाउ मच माय मनी इज ग्रोइंग। तो इसीलिए अब आप देखो वो आर का मीनिंग क्या है? रेट ऑफ रिटर्न ऑन रिटेन्ड अर्निंग्स। मतलब जो मैंने रिटेंशन किया है उसके ऊपर मैं कितना रिटर्न कमा पा रहा हूं। जब मैं इन दोनों को मिक्स करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा, तब मुझे समझेगा कि भाई मेरी कंपनी कितने परसेंट से ग्रो कर रही है। तो बी तो हो गया आपका रिटेंशन रेशियो। आर मींस हाउ मच रिटर्न आर यू अर्निंग ऑन दैट रिटेंशन। सर ये आर क्या हमें क्वेश्चन में दिया रहेगा? हाँ, आइडियल देना रहना चाहिए। आर कैन बी गिवन इन क्वेश्चन, can be given in the question, that is return on retained earnings can be given in the question, or there are formulas. R का एक बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। R is EPS upon NPS. R is what? EPS upon NPS. जरा मुझे बताओ, अब कल ही किया है, अगर नहीं बोले ना मार खाएंगे तुम। पी रेशियो का फॉर्मूला क्या है? प्राइस अर्निंग रेशियो फॉर्मूला बोलो। मातिकारे साले। एनपीएस अपॉन ईपीएस। मतलब क्या है से आर इज रेसिप्रोकल ऑफ पीई रेशियो। तो आर या तो क्वेश्चन में दिया रहेगा या ईपीएस अपॉन एनपीएस और रेसिप्रोकल ऑफ पीई रेशियो। इससे भी आपका आर मिल सकता है, वट एवर द केस में भी, डिपेंडिंग ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन। तो जब आप ये बी और आर को मल्टीप्लाई करोगे तब आपका ग्रोथ जो है वो डिसाइड किया जाए। ठीक है? आइडियली जो अब तक जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में आए, एग्जाम में सभी केसेस में आपको ये फिगर रेगुलर दिया है ग्रोथ का। बी और आर तो दूर की बात, ग्रोथ ही दे दिया है आपको की डिविडेंड्स आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 6% पर एनम। संपला विषय, मुझे क्या करायची गरज नाही। जो दो फॉर्मूले किए वो उसका जरूरत नहीं है। हाँ, बट एमसीक्यू में ये जो टेस्ट हो सकते हैं वो जरूर टेस्ट हो सकते हैं। एंड ये प्लीज ध्यान रखना, ग्रोथ इज इक्वल्स टू बी इनटू आर। आगे जाके चैप्टर आएगा डिविडेंड डिसीजंस, उसमें ये फिर से फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है? अब ये फॉर्मूला के ऊपर क्वेश्चंस है, मल्टीपल क्वेश्चंस ऑन दिस फॉर्मूला। अगर आप देखोगे तो आगे रहेगा वो, यहाँ पे ये सीएपीए में देखो। यहाँ पे सबसे पहले अब मैंने अरेंज जैसे किया है, सबसे पहले आप रिटेंशन रेशियो कैलकुलेट करो, फिर आप प्राइस अर्निंग रेशियो कैलकुलेट करो, फिर आप रेट ऑफ रिटर्न ऑन रिटेन्ड अर्निंग कैलकुलेट करो, फिर आप ग्रोथ कैलकुलेट करो, फिर डिविडेंड कैलकुलेट करो। मतलब स्टेप बाय स्टेप एवरीथिंग विल हैपन। खुश रहो। ठीक है? देयर आर नो होमवर्क्स टुडे आल्सो। शिट, इट्स ओके, रुको कुछ तो ढूंढने दो, नहीं ढूंढ सकता। चलो भागो, खुश रहो। थैंक यू।